हेलो दोस्तों, उम्मीद है आपकी तैयारी शानदार चल रही होगी। तैयारी को मजबूती देने के लिए हम लेकर आए हैं सिलेबस का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक संयुक्त राष्ट्र संघ, जो आपके सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर और एसएसटी सेकंड पेपर के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ, इतिहास और महत्व। राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ से पहले हम बात करेंगे राष्ट्र संघ के बारे में। पहले विश्व युद्ध के बाद भयंकर जान और माल की तबाही को देखकर दुनिया में एक ऐसे संगठन की आवश्यकता महसूस हुई जो इस प्रकार के युद्धों को टाल सके। इसी कड़ी में राष्ट्र संघ का मार्ग प्रशस्त हुआ और राष्ट्र संघ अस्तित्व में आया। यह राष्ट्र संघ संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की दिशा में पहला कदम था। पहले विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सुरक्षा के लिए यह पहला कदम था। इसकी स्थापना 10 जनवरी 1920 को हुई। कब हुई? राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 10 जनवरी 1920 को राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। और इसकी स्थापना किस संधि के तहत हुई है पूछे आपसे, तो आप क्या बताओगे? इसकी स्थापना वर्साय की संधि के तहत हुई। यानी राष्ट्र संघ की स्थापना किस संधि के तहत हुई? वर्साय की संधि के तहत हुई। और इसकी स्थापना में जो प्रमुख योगदान था वो किसका था? तो ये अमेरिका के राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन, यूएस के राष्ट्रपति कौन थे? वुड्रो विल्सन का योगदान था। लेकिन विडंबना देखिए कि जिस अमेरिकी राष्ट्रपति के प्रयासों से संयुक्त राष्ट्र का निर्माण हुआ था, उसी के देश अमेरिका ने इसकी सदस्यता नहीं ली। क्यों? क्योंकि वहां की संसद ने इसकी अनुमति नहीं दी। और ये राष्ट्र संघ बना, लेकिन ये अपने उद्देश्यों पर पूरी तरह से खरा नहीं उतरा और 19 अप्रैल 1946 को इसकी समाप्ति हो गई। कब समाप्ति हो गई? 19 अप्रैल 1946 को इसकी समाप्ति हो गई। अब हम बात करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ कैसे बना, इसके गठन की ओर कदम बढ़ाए गए, वो किस तरह से बढ़ाए गए। तो इसी कड़ी में पहला था लंदन घोषणा। क्या था? लंदन घोषणा, जो 12 जून 1941 को हुई। कब हुई लंदन घोषणा? 12 जून 1941 को लंदन घोषणा हुई। और इसका उद्देश्य क्या था? सबको आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध हो। क्या? सबको आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध हो। इसी कड़ी में लंदन घोषणा के बाद में अटलांटिक घोषणा हुई। अटलांटिक घोषणा कब हुई? 14 अगस्त 1941 को। यानी 12 जून 1941 को तो लंदन घोषणा हो गई, ठीक है। किस महीने में हुई? जून के महीने में। साल कौन सा था? 1941 का साल था। उसके बाद अटलांटिक घोषणा कब हुई? 14 अगस्त 1941। यानी जून के बाद जुलाई अगस्त 2 महीने और 2 दिन बाद में अटलांटिक घोषणा हो गई। कब हुई? 19 अगस्त 1941 को। कब हुई? 19 अगस्त 1941 को अटलांटिक घोषणा हुई। और ये यूएसए के राष्ट्रपति रूजवेल्ट और ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल द्वारा हस्ताक्षर किया गया। इस पे किसके द्वारा हस्ताक्षर किया गया? यूएसए के राष्ट्रपति रूजवेल्ट और ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे उस समय चर्चिल। यानी अटलांटिक घोषणा के समय यूएसए के राष्ट्रपति कौन थे? रूजवेल्ट। और ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे? चर्चिल थे। और कब हुआ था? 14 अगस्त 1941 को हुआ था। चलिए आगे। संयुक्त राष्ट्र घोषणा। अब देखो एक बड़ा पॉइंट है संयुक्त राष्ट्र घोषणा। ये कब घोषणा अलग है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना अलग है। तो 1 जनवरी 1942 को, यानी 1942 के साल का पहला दिन था 1 जनवरी 1942। 26 मित्र राष्ट्र, उन्होंने लंदन घोषणा और अटलांटिक घोषणा को स्वीकार कर लिया। यानी दोनों घोषणाएं थी ना, उन घोषणाओं को स्वीकार कर लिया। कब किया था? 1 जनवरी 1942 को किया था। और यह स्वीकार करना, यह सहमति संयुक्त राष्ट्र घोषणा के नाम से जानी जाती है। यानी यही सहमति जिस दिन लंदन घोषणा और अटलांटिक घोषणा को स्वीकार किया गया ना, क्या कहलाती है? संयुक्त राष्ट्र घोषणा कहलाती है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ का नामकरण, इसका नामकरण है ना, संयुक्त यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का नामकरण किसने रखा और कब रखा? तो 1 जनवरी 1942 को जब संयुक्त राष्ट्र घोषणा हुई थी ना, उसी दिन इसका नामकरण भी किया गया। कब किया गया? 1 जनवरी 1942 को इसका नामकरण भी किया गया। और ये नाम किसने दिया? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका नाम किसने दिया? तो अमेरिका के राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। क्या नाम था? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। उन्होंने यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को इसका नाम प्रदान किया। अब देखो
अब हम उस कदम की तरफ बढ़ा रहे थे कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हो जाए, अब वो घड़ी भी आने लग गई। क्या हुआ, अब हम नज़दीक पहुंच रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना के जिसने सालों साल तक विश्व में शांति स्थापना करने में अब अहम योगदान दिया है, महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो इसी कड़ी में सेंट फ्रांसिस्को सम्मेलन हुआ। याद रखना है हर एक पॉइंट, और उससे संबंधित तिथि भी याद रखनी है, क्योंकि एग्जाम में पूछ सकते हैं सेंट फ्रांसिस्को सम्मेलन कब हुआ, है ना। लंदन घोषणा कब हुई, अटलांटिक घोषणा कब हुई, तो सेंट फ्रांसिस्को सम्मेलन कब हुआ, 25 अप्रैल से 26 जून 1945 के बीच में सेंट फ्रांसिस्को सम्मेलन हुआ था। कब से, 25 अप्रैल से 26 जून, कह सकते हैं 1 महीना और 1 दिन ये सेंट फ्रांसिस्को सम्मेलन चला था। अप्रैल नहीं, 2 महीने और 1 दिन, ठीक है, 2 महीने और 1 दिन सेंट फ्रांसिस्को सम्मेलन चला। और इसमें 50 देशों की सहमति हुई। कितने देशों की, 50 देशों की सहमति। यानी जो सेंट फ्रांसिस्को सम्मेलन था उसमें कितने देशों की सहमति थी, 50 देशों की, यानी 50 देशों की सहमति थी। और ये 26 जून 1945 को इस सहमति पर हस्ताक्षर कर दिए। यानी सेंट फ्रांसिस्को सम्मेलन का जब एंड हुआ था 26 जून 1945 को, तब 50 देशों ने इस पे अपने हस्ताक्षर कर दिए थे। लेकिन 26 जून को 50 देशों ने हस्ताक्षर कर दिए, लेकिन अब एक देश और था जिसने संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना तिथि और सेंट फ्रांसिस्को सम्मेलन के बीच में सदस्यता लेती। वो कौन सा देश था, वो 51वां देश पोलैंड था। एग्जाम में ये प्रश्न आता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का 51वां सदस्य राष्ट्र कौन सा था, तो हम क्या कहेंगे, वो पोलैंड था। और उसने संयुक्त राष्ट्र संघ की जो चार्टर, जो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो कॉन्सेप्ट है, उस पर कब सहमति दी, 15 अक्टूबर 1945 को सहमति दी। कब दी, 15 अक्टूबर 1945 को पोलैंड ने सहमति दी। हमारे एग्जाम में प्रश्न आएगा कि पोलैंड ने कब सहमति दी, तो हमारा आंसर क्या होगा, 15 अक्टूबर 1945, ठीक है। फाउंडर देश कितने हो गए, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 को, है ना। और पोलैंड ने सहमति कब दे दी, 15 अक्टूबर 1945, यानी 10 दिन पहले ही दे दी। तो इस तरह से संयुक्त राष्ट्र के फाउंडर मेंबर कितने, संयुक्त राष्ट्र संघ के, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर देश कितने हो गए, 51। और एक ये प्रश्न है, क्या इन 51 देशों में भारत भी शामिल था, तो हमारा आंसर क्या होगा, बिल्कुल इन 51 देशों में भारत भी शामिल था। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, सबसे आसान प्रश्न है, लेकिन कई बार आसान प्रश्न भी आपको घुमा देते हैं, इनको याद रखना है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। और इसका मुख्यालय कहां पे रखा गया, इसका मुख्यालय रखा गया न्यूयॉर्क सिटी में। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पे है, न्यूयॉर्क सिटी में है। और देखो महत्वपूर्ण बात, इसके 6 महत्वपूर्ण अंग बनाए गए हैं। कितने अंग बनाए गए हैं, 6 महत्वपूर्ण अंग बनाए गए हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। सेंट फ्रांसिस्को सम्मेलन 25 अप्रैल से 26 जून 1945, 50 देशों की सहमति 26 जून 1945 को प्राप्त होगी। लेकिन 51वां देश जो पोलैंड था उसने 15 अक्टूबर 1945 को अपनी सहमति दी। फाउंडर देश 51 थे, भारत में उनमें से था। फिर 24 अक्टूबर 1945 वो दिन आ गया जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होगी और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क सिटी में रखा गया। कहां रखा गया, न्यूयॉर्क सिटी में रखा गया। इसके प्रमुख अंग कितने हैं, तो इसके 6 प्रमुख अंग हैं। अगले प्रश्न पे चले। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो अधिकृत भाषाएं कितने हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज कितनी है, तो हमारा आंसर क्या होगा, 6। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की 6 ऑफिशियल लैंग्वेज है। कितनी अधिकृत भाषाएं हैं, 6 अधिकृत भाषाएं हैं। अगर आपसे पूछे वो कौन कौन सी भाषाएं हैं, तो हमारा आंसर क्या होगा, फ्रेंच, स्पेनिश, रशियन, चीनी, अरबी और अंग्रेजी। कौन कौन सी, 3 के जोड़े बना के याद करेंगे, फ्रेंच, स्पेनिश, रूसी, चीनी, अरबी, अंग्रेजी। तो अंग्रेजी का तो पता ही है और फ्रेंच का भी पता ही है। चीनी का हमारे पड़ोस में है तो वो भी बताइए, 3 तो याद होगी। अब उसके बाद में रूस देखो सबके लट कर रखा ना, तो रूसी होगी। फिर स्पेनिश और अरबी 2 अलग भाषाएं हैं। अरबी का समावेश कब किया गया इसमें, तो हमारे एग्जाम में प्रश्न आता है जो इंटरेस्टिंग प्रश्न होते हैं ना, जो अलग से दिखते हैं। तो अरबी का समावेश 1973 में किया गया। अरबी का समावेश कब किया गया, 1973 में अरबी का समावेश किया गया। कब किया गया अरबी का समावेश, 1973 में अरबी का समावेश किया गया। अच्छा ठीक है, अधिकृत भाषाएं तो 6 है, लेकिन कार्यकारी भाषाएं कितनी है, तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की कार्यकारी भाषाएं हैं 2। कितनी कार्यकारी भाषाएं हैं, 2 कार्यकारी भाषाएं। कौन कौन सी है, एक तो अंग्रेजी है और दूसरी कौन सी है, फ्रेंच। कार्यकारी भाषाएं कितनी है, 2 कार्यकारी भाषाएं हैं, एक है अंग्रेजी, दूसरी है फ्रेंच। वर्तमान में कितने सदस्य हैं, तो वर्तमान में 193 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं, 193 सदस्य हैं। और इसका नवीनतम सदस्य कौन सा है,
तो वो होगा दक्षिण सूडान। दक्षिण सूडान इसका नवीनतम सदस्य है। इसकी पहली बैठक कब हुई? तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो पहली बैठक हुई, हमें पता है स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना होगी। अब अक्टूबर के बाद नवंबर निकल गया, दिसंबर निकल गया और जनवरी का महीना आ गया। तो 10 जनवरी 1946 को 10 जनवरी 1946 को यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की पहली बैठक हुई। कब हुई? 10 जनवरी 1946 को। यूनाइटेड नेशन चार्टर। अब यूनाइटेड नेशन चार्टर क्या है? तो जिस तरह से किसी देश का एक संविधान होता है, जैसे भारत देश का एक संविधान है जिसके अनुसार भारत देश का जो कॉन्सेप्ट है, जो व्यवस्था है वो चलती है, उसी तरह से यूनाइटेड नेशन का भी एक संविधान है ना? उसे हम क्या कहते हैं? यूनाइटेड नेशन चार्टर। और जिस तरह से भारतीय संविधान में धाराएं और अध्याय है, उसी तरह से यूएन चार्टर में भी धाराएं और अध्याय है। कितने धाराएं और कितने अध्याय एग्जाम में प्रश्न आ सकता है? तो यूनाइटेड नेशन चार्टर में 19 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 19 कितने अध्याय हैं? 19 अध्याय है। और धाराएं कितनी है? तो धाराएं हैं 111। कितनी है? 111। देखो जुआरी करने टाइप है ना, 111 तो धाराएं हैं। अध्याय कितने हैं? 19 अध्याय है। धाराएं 111, अध्याय 19, याद रह जाएगा। एक छोटा सा कॉमन चीज देखो, अध्याय भी विषम संख्या है और धाराएं भी विषम संख्या है। कई बार अगर टप्पे लगाने हो ना, ये चीज अभी मायने रखने लगती है। ठीक है, तो यूएन चार्टर में कितने अध्याय है? 19। धाराएं कितनी है? 111। अब हम इसके कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद की बात करेंगे, है ना? कुछ महत्वपूर्ण धाराओं की बात करेंगे। तो जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो अध्याय 1 है, उसके अनुच्छेद 1 है, वो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य बताता है। क्या बताता है? उद्देश्य बताता है। कौन सा? अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 यूएन चार्टर का अनुच्छेद 1 यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के उद्देश्य बताता है। अच्छा ठीक है, फिर अनुच्छेद 2 क्या बताता है? तो ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के सिद्धांत बताता है। क्या बताता है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के सिद्धांत 2। ठीक है, जो अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 2 है वो सिद्धांत बताता है। एक उद्देश्य, उद्देश्य 1 में, सिद्धांत 2 में। उद्देश्य 1 में, सिद्धांत 2 में। उद्देश्य 1 में, सिद्धांत 2 में, याद रह गया। ठीक है, चले आगे। उद्देश्य किसमें? हाँ बिल्कुल, 1 में उद्देश्य, सिद्धांत 2 में सिद्धांत। ठीक है, फिर अनुच्छेद 3 में क्या दे रखा है? जो आरंभिक सदस्य हैं उनके बारे में दे रखा है। आरंभिक सदस्य कितने थे? 51 थे ना? तो उन आरंभिक सदस्यों का उल्लेख अनुच्छेद किस अनुच्छेद में दे रखा है? तो यूनाइटेड नेशन चार्टर के अनुच्छेद 3 में आरंभिक सदस्यों का वर्णन किया हुआ है। फिर अनुच्छेद 4 में क्या दे रखा है? जो नए सदस्य आएंगे, नए सदस्य आएंगे, इसके बारे में किस में दे रखा है? 4 में। तो उसके लिए क्या शर्तें होगी? तो ऐसा माना गया है कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य बनने के लिए 3 शर्तें फॉलो करनी आवश्यक है। ठीक है, उन 3 शर्तों के अलावा महासभा, जो जितने भी सदस्य होंगे ना, उनकी महासभा के कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से वो स्वीकार किया जाना चाहिए, तभी नया सदस्य यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ सकता है। आगे चले तो 3 के अंदर आरंभिक सदस्य और 4 में नए सदस्य। तो नए सदस्य से याद रखो, 4 अंगुलियां नए सदस्य से संबंधित है। किससे? 4। अनुच्छेद 4 नई सदस्यता से संबंधित है। फिर आगे चलते हैं, अनुच्छेद नंबर 5 और 6 किससे संबंधित है? तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो सदस्य हैं उनके निलंबन से संबंधित है 5 और 6। आर्टिकल नंबर 5 और 6 किससे संबंधित है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो चार्टर है उसका अनुच्छेद 5 और 6 सदस्यों के निलंबन से संबंधित है। किससे संबंधित है? सदस्यों के निलंबन से संबंधित है। ठीक है ना? एक बड़ी बात ध्यान रखनी है कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की सदस्यता को निलंबित तो किया जा सकता है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के सदस्यों की सदस्यता को निलंबित तो किया जा सकता है, लेकिन इसे समाप्त नहीं किया जा सकता। यानी आपसे अगर पूछे कि क्या यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की सदस्यता को समाप्त किया जा सकता है, तो आपका आंसर होगा नहीं, सदस्यता को समाप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन अनुच्छेद 5 और 6 के अनुसार इसका निलंबन अवश्य किया जा सकता है। अच्छा देखो, चाइना की जो वर्तमान जनवादी गणतंत्र है ना, चाइना में जो वर्तमान जनवादी गणतंत्र है, उसे 1971 में स्थायी मान्यता मिली थी। 1971 में स्थायी सदस्यता मिली थी। अन्यथा तो पहले जो हांगकांग वाले हिस्से में जो सरकार है उसको सदस्यता मिली हुई थी, उसको प्राथमिकता दे रखी थी। लेकिन 1971 में कई देश, जिसमें भारत भी शामिल है, उन्होंने चाइना के जनवादी गणतंत्र को समर्थन किया था और उसे स्थायी सदस्यता दी गई थी। अच्छा,
अब हम बात करते हैं यूनाइटेड नेशन महासभा की। किसकी बात करते हैं? यूनाइटेड नेशन महासभा की। इसे ऐसा समझ सकते हैं कि ये विश्व की संसद की तरह कार्य करती है। ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के मुख्य व्यवस्थापिका की तरह कार्य करती है। एक तरह से ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए संसद की तरह कार्य करती है। किसकी तरह कार्य करती है? संसद की तरह कार्य करती है। प्रत्येक राष्ट्र में, हर एक राष्ट्र से इस महासभा में 5 सदस्य भेजे जाते हैं। कितने सदस्य भेजे जाते हैं? 5 सदस्य महासभा में भेजे जाते हैं हर राष्ट्र से। लेकिन बड़ी बात देखो, इसमें एक ही देश एक ही वोट दे पाएगा। ऐसा नहीं है कि 5 व्यक्ति गए 5 वोट दे दें, या किसी का वोट कम किसी का वोट ज़्यादा, ऐसा नहीं है। हर एक देश का समान वोट है, एक देश का एक वोट है, ठीक है ना। एक देश का कितना वोट है महासभा में? एक वोट है। इसकी जो वार्षिक बैठक है कब आयोजित की जाती है आपसे पूछे तो महासभा की वार्षिक बैठक सितंबर महीने के तीसरे मंगलवार को आयोजित की जाती है। कब आयोजित की जाती है? सितंबर महीने के तीसरे मंगलवार को आयोजित की जाती है ना महासभा की वार्षिक बैठक। ऐसे नॉर्मल कभी कभी बैठक हो जाती है, वो नहीं, जो एक फिक्स बैठक है वो सितंबर माह के तीसरे मंगलवार को होती है। सितंबर यानी 9वां महीना, उसके तीसरे मंगलवार, ठीक है ना। यानी ऑब्वियस सी बात है कि 15 तारीख के तो बाद ही होगी। इसके जो पहले अध्यक्ष थे, संयुक्त राष्ट्र महासभा के पहले अध्यक्ष थे पॉल हेनरी स्मॉक। कौन थे? पॉल हेनरी स्मॉक। यह संयुक्त राष्ट्र महासभा के पहले अध्यक्ष थे। तो आपसे पूछे संयुक्त राष्ट्र महासभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो वो होंगे पॉल हेनरी स्मॉक। कौन थे? पॉल हेनरी स्मॉक। वहीं क्या आपसे पूछे कि क्या कोई भारतीय भी है जो संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष बनी है, तो हमारा उत्तर होगा बिल्कुल बनी है। कौन बनी है? तो ये बनी है हमारी विजय लक्ष्मी पंडित मैडम। कौन बनी है? पहली भारतीय अध्यक्ष जो संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष बनी है वो है श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित, ठीक है। ये कब बनी थी? तो ये 1953 में बनी थी। कब बनी थी? 1953 में बनी थी। कब बनी थी? 1953 में। और 1953 में कौन सी महासभा थी? तो देखो 1946 से काउंट करते हो तो कितनी होगी? 8वें नंबर की होगी ना। तो 8वीं महासभा में विजय लक्ष्मी पंडित पहली भारतीय अध्यक्ष बनी थी, और वो वैसे 8वें नंबर की महासभा में बनी थी, ठीक है, याद रह जाएगा। आगे चले। महासभा सुरक्षा परिषद में जो 10 अस्थायी सदस्य है ना उनको भी चुनती है। महासभा है ना उसका क्या कार्य है? वो जो सुरक्षा परिषद जो इसकी कार्यकारिणी है उसमें 5 तो स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं जो 2 साल में रिटायर होते रहते हैं। उनमें से 10 अस्थायी सदस्यों को चुनने का कार्य कौन करती है? महासभा ही करते हैं, ठीक है। कौन करती है? महासभा करती है। महासभा की पहली बैठक कब हुई थी? महासभा बनी थी, उसके बाद उसकी पहली बैठक कब हुई? तो इसका आंसर क्या होगा? 10 जनवरी 1946 को महासभा की पहली बैठक हुई। कब हुई महासभा की पहली बैठक? 10 जनवरी 1946 को महासभा की पहली बैठक हुई। और आपसे पूछे कि महासभा की पहली बैठक कहाँ पे हुई, तो इसका आंसर होगा लंदन में। लंदन में। कहाँ पे? एक लंदन में एक जगह है, एक हॉल है, उसका नाम है वेस्टमिनिस्टर हॉल। क्या नाम है? वेस्टमिनिस्टर हॉल। वहां पे 10 जनवरी 1946 को महासभा की पहली बैठक हुई थी, ठीक है, याद रह जाएगा। एक बात देखो, आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि विश्व का उन्मुक्त अंतःकरण किसे कहा जाता है? विश्व का उन्मुक्त अंतःकरण किसे कहा जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा को आधुनिक विश्व का उन्मुक्त अंतःकरण कहा जाता है। किसे कहा जाता है? महासभा को आधुनिक विश्व का उन्मुक्त अंतःकरण कहा जाता है। चले आगे चले। महासभा मुख्य व्यवस्थापिका संसद, विश्व की संसद की तरह बात कर रहे हैं, तो इसकी आपातकालीन बैठक बुलानी हो तो क्या कैसे बुलाएंगे? यानी एक बैठक का तो पता है सितंबर महीने के तीसरे मंगलवार को होती है, ठीक है, लेकिन अगर आवश्यकता पड़ गई तो इसकी आपातकालीन बैठक भी बुलाई जा सकती है। इसके लिए आधे सदस्य हैं, जितने भी संयुक्त राष्ट्र महासभा के जितने सदस्य हैं उनमें से आधे सदस्य आह्वान करें तो 24 घंटे की पूर्व सूचना देकर संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक को बुलाया जा सकता है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र महासभा देखो अपने आप में बहुत बड़ा अंग है संयुक्त राष्ट्र ऑर्गेनाइजेशन का, तो इसके बड़े कार्य भी होंगे। तो महासभा के कौन कौन से कार्य है ये भी देख लेते हैं। तो सबसे बड़ा कार्य, सबसे महत्वपूर्ण कार्य इसका है कि यह सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्यों को नियुक्त करती है। क्या? ये सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्यों की नियुक्ति करती है। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य क्या है? यह आर्थिक और सामाजिक परिषद के 54 सदस्य होते हैं,
उन सभी की नियुक्ति कौन करती है? ये महासभा करती है। यानी क्या बातें समझ में आ गई इससे हमें कि आर्थिक और सामाजिक परिषद के 54 सदस्य होते हैं और उनकी नियुक्ति भी महासभा के द्वारा ही किया जाता है। वहीं ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के 15 न्यायाधीशों को चुनाव करती है। तो इससे क्या समझ में आया कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं और उन सभी का चुनाव कौन करती है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा संयुक्त राष्ट्र न्यायालय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के 15 के 15 न्यायाधीशों को चुनाव करती है। और देखो, जैसे संसद हमारी बजट को पारित करती है, उसी तरह से यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का बजट कौन पारित करती है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा पारित करती है, क्योंकि ये संयुक्त राष्ट्र महासभा विश्व की संसद की तरह कार्य करती है। अच्छा, अगला कार्य क्या है? सुरक्षा परिषद के अनुमोदन पर महासचिव की नियुक्ति। तो जो महासचिव होता है ना, उसकी नियुक्ति भी सुरक्षा परिषद के अनुमोदन पर ये महासभा ही करती है। यानी सुरक्षा परिषद और महासभा ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के सबसे महत्वपूर्ण अंग है, दो सबसे महत्वपूर्ण अंग है। सदस्यों को, अगला कार्य देखो, सदस्य राष्ट्रों को सदस्यता प्रदान करने के लिए और उनको निष्कासित करने के लिए, निलंबित करने के लिए महासभा विचार करती है और प्रक्रिया का पालन करके ऐसे कार्यों को अंजाम देती है। क्या क्या कार्य है? नए राष्ट्र को सदस्यता प्रदान करना, या फिर जो सदस्य वर्तमान है उनको निष्कासित और निलंबित करने का कार्य। लेकिन क्या उनको हटा सकती है? सदस्य पद से हटा सकती है? नहीं, उनका निलंबन कर सकती है, हटा नहीं सकते। अब आगे देखो, हमने महासभा को देख लिया। महासभा बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है संयुक्त राष्ट्र संघ का। लेकिन हमने देखा, हमने महासभा पढ़ रहे थे तो हमें सुरक्षा परिषद के महत्व का अंदाजा वहीं से हो गया था कि ये भी अपने आप में बहुत बड़ी संस्था है। ये सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का बहुत बड़ा अंग है। तो ये क्या कार्य करती है और इसके बारे में क्या जानकारियां हैं जो हमें याद रखनी है? तो सबसे पहले तो याद रखनी है कि सुरक्षा परिषद है ना, उसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो सुरक्षा परिषद का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। कहाँ पे? न्यूयॉर्क में, ठीक है ना। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय न्यूयॉर्क में। इसमें स्थायी सदस्य हैं कितने? 5 स्थायी सदस्य हैं। स्थायी सदस्य कितने हैं? 5 है। और कौन कौन से? तो विश्व की जो बड़ी महाशक्तियां हैं वो इसके 5 स्थायी सदस्य हैं, जिसमें अमेरिका हो गया, रशिया हो गया, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया और चाइना हो गया। कौन कौन से? अमेरिका, रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस और चाइना, ठीक है। कितने सदस्य हो गए? अमेरिका, रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस और चाइना, याद रह जाएगा ना। इसके 10 अस्थायी सदस्य होते हैं और अस्थायी सदस्य अस्थायी होते हैं, यानी 2 साल के लिए आते हैं फिर चले जाते हैं, ठीक है। और अस्थायी सदस्य को चुनाव हमने देखा जब हम महासभा पढ़ रहे थे। इनका चुनाव क्षेत्रीय आधार पर महासभा द्वारा 2/3 बहुमत से संकल्प पारित करके किया जाता है। यानी क्षेत्रीय आधार पर जो अस्थायी सदस्य है ना, उनका चुनाव 2/3 बहुमत से संकल्प पारित करके किया जाता है। और हर वर्ष 5 सदस्य, क्योंकि 2 साल कार्यकाल रहता है, तो 5 सदस्य 1 साल रिटायर हो गए और दूसरे साल 5 हो गए। इस तरह से हर वर्ष 5 सदस्य रिटायर हो जाएंगे। और देखो, जो सुरक्षा परिषद है ना, इसकी बैठकें ऐसे साल में 1 बार 2 बार नहीं होती, ये तो बैठकें होती रहती, क्योंकि ये इस तरह से समझिए, जो संसद होती है ना, उसका तो एक निश्चित समय के लिए कार्यकाल चलता है हमारे देश में। लेकिन जो मंत्रिमंडल होता है या मंत्रि परिषद होता है, वो तो जब चाहे बैठक कर सकती है, ठीक है। तो इसकी बैठक 14 दिन में 1 बार करनी आवश्यक होती है। कितने दिन में? 14 डेज में 1 टाइम, ठीक है। सुरक्षा परिषद की बैठक 14 डेज में 1 बार करनी आवश्यक तो होती है। और अगर आवश्यक हो गया 14 दिन में भी आवश्यक हो गया पहले, तो 24 घंटे का नोटिस देके, अल्टीमेटम देके, पूर्व सूचना देके इसकी बैठक बुलाई जा सकती है। यानी 14 दिन में 1 बार बैठक होगी और 24 घंटे की पूर्व सूचना देके बैठक बुलाई जा सकती है। अब देखो, स्थायी सदस्य के पास क्या स्पेशल पावर है? तो स्थायी सदस्यों के पास क्या होता है? वीटो पावर होता है। वीटो पावर मतलब सबसे मोटा पावर, यानी कोई भी कार्य करना हो और उसका निर्णय कौन करती है? सुरक्षा परिषद। अगर सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों ने अपने पावर का उपयोग कर लिया, वीटो का उपयोग कर लिया, तो वो कार्य आगे बढ़ ही नहीं सकता। जैसे 14 सदस्य चाहते हैं कि ये कार्य करे, लेकिन एक स्थायी सदस्य चाहता है कि ये नहीं करे, तो फिर वो वीटो हो जाएगा, यानी वो कार्य नहीं होगा। यानी नेगेटिव तौर पे इसका उपयोग किया जाता है। सुरक्षा परिषद यूएन की कार्यपालिका मानी जाती है। यानी असली पावर किसके पास में है? असली पावर तो भैया सुरक्षा परिषद के पास में ही है। भारत भी इसकी स्थायी सदस्यता लेने के लिए प्रयास कर रहा है, और करे भी क्यों ना। वीटो पावर जो होती है ना, वीटो पावर लेना चाहता है भारत, और भारत को वीटो पावर मिलना भी चाहिए, क्योंकि वो ऐसे देशों की आवाज़ उठा सकता है, आवाज़ बन सकता है जो अभी
बिछड़े हुए हैं, पिछड़े हुए हैं, जिनको मदद की आवश्यकता है। ठीक है, आगे चलें। अब इसी कड़ी में हमने जैसे महासभा को देख लिया, सुरक्षा परिषद को देख लिया, अब हम देखते हैं आर्थिक और सामाजिक परिषद को। किसे देखते हैं? आर्थिक और सामाजिक परिषद को। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो आर्थिक और सामाजिक परिषद है ना, उसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। और आर्थिक और सामाजिक परिषद की स्थापना कब हुई? तो स्थापना वही 1946 में हुई, 1946 में। आर्थिक और सामाजिक परिषद की स्थापना 1946 में। और हमने पहले भी पढ़ा, जब हम महासभा पढ़ रहे थे, तो इसके सदस्य देश कितने हैं? तो आर्थिक और सामाजिक परिषद के 54 सदस्य देश हैं। कितने? 54। ताश के गड्ढे में कितने पत्ते होते हैं? 52, लेकिन इसमें है 54। ध्यान रखना, आर्थिक और सामाजिक परिषद में 54 सदस्य देश होते हैं। और सदस्यों को चुनाव कैसे होता है? क्षेत्रीय आधार पर महासभा द्वारा 2/3 बहुमत से संकल्प पारित करके। यानी महासभा में जो संकल्प पारित होते हैं वो ज्यादातर 2/3 के तरीके से होते हैं। यानी 2/3 सदस्य अगर कहें ना ये कार्य कर लो तो वो किया जाता है, अन्यथा वो नहीं किया जाता। अच्छा, आर्थिक और सामाजिक परिषद में 54 सदस्य होते हैं। इनका कार्यकाल कितना होता है? तो इनका कार्यकाल होता है भैया 3 साल। कितना होता है? 3 ईयर, 1 to 3 ईयर। आर्थिक और सामाजिक परिषद 3 साल का कार्यकाल। अच्छा, आर्थिक और सामाजिक परिषद की बैठक कहाँ पे होती है? तो एक न्यूयॉर्क में और एक जिनेवा में। आर्थिक और सामाजिक परिषद की बैठक कहाँ पे होती है? न्यूयॉर्क में और जिनेवा में। कहाँ पे होती है? न्यूयॉर्क में और जिनेवा में। और इसका उद्देश्य क्या है? पिछड़े हुए देशों को आर्थिक और सामाजिक अवस्था में सुधार करना। यानी जो पिछड़े देश हैं उनकी आर्थिक और सामाजिक अवस्था को सुधारना, ये आर्थिक और सामाजिक परिषद का उद्देश्य है। ठीक है, उद्देश्य समझ गए? पिछड़े देशों की आर्थिक और सामाजिक अवस्था को सुधारना इसका उद्देश्य है। किसका? आर्थिक और सामाजिक परिषद का। स्थापना कब हुई थी? 1946 में हुई थी। सदस्य देश कितने थे? 54 इसके सदस्य देश थे। ठीक है, और कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। और बैठकें न्यूयॉर्क और जिनेवा में आयोजित की जाती है। मुख्यालय सिर्फ न्यूयॉर्क में है। अगला जो महत्वपूर्ण अंग है संयुक्त राष्ट्र संघ का, वो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अगर 2 देशों के बीच में तकरार हो तो वो कोई पर्टिकुलर देश में नहीं जाएंगे, वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जाएंगे और उनकी बात को मानेंगे। क्योंकि जब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कह रहा है तो उसकी बात तो मानना ही पड़ेगा ना। तो इसका मुख्यालय कहाँ पे? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का। तो ये याद रखने वाली बात है और एग्जाम में रिपीटेटिव क्वेश्चन है, बहुत बार आता है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे है? द हेग, नीदरलैंड में। कहाँ पे है? द हेग, नीदरलैंड में। बहुत ही खूबसूरत जगह है द हेग, नीदरलैंड। ठीक है ना, वहाँ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1920 में। अच्छा, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना तो 1945 में हुई और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 1920 में होगी। फिर ये अंग कैसे? भैया ये 3 अप्रैल 1946 का दिन था ना, 3 अप्रैल 1946 को, तब इसने यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का अभिन्न अंग बनना स्वीकार किया। अप्रैल 1946 में बोला कि हम यूनाइटेड नेशन का अभिन्न अंग बनेंगे। ठीक है, स्थापना अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की 1920 में ही हो गई थी। इसके न्यायाधीश होता है ना, उनके कार्यकाल कितना होता है? 9 साल। जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, 15 न्यायाधीश होते हैं, हमने पढ़ा, तो उनका कार्यकाल कितना होता है? तो 9 ईयर उनका कार्यकाल होता है। और जो लेकिन इनमें से 15 में से कोई एक व्यक्ति को प्रधान न्यायाधीश बनाया जाता है। ठीक है, उस प्रधान न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है? तो उन प्रधान न्यायाधीश का कार्यकाल 3 साल होता है। कितना होता है? 3 ईयर उनका कार्यकाल होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल 9 साल, लेकिन प्रधान न्यायाधीश का कार्यकाल 3 साल। ऐसा नहीं है कि बाद में वो न्यायाधीश नहीं रहेंगे, वो प्रधान न्यायाधीश 3 साल के लिए रहेंगे, बाकी अवधि जितना भी है उनकी, वो उस समय के लिए वो सामान्य न्यायाधीश के तौर पे कार्य करेंगे। ठीक है, क्या कोई भारतीय भी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का न्यायाधीश बना है? तो बिल्कुल बना है। कितने बने? एक बना है? नहीं, पूरे 4 न्यायाधीश बने हैं जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश बन चुके हैं। कौन कौन है? तो RS पाठक साहब है। कौन है? RS पाठक साहब है। एक BN राव साहब है। ठीक है, RN पाठक साहब, RS पाठक साहब, BN राव साहब, डॉक्टर नगेंद्र सिंह साहब। और बड़ी बात देखिए, ये नगेंद्र सिंह जी है ना, ये नगेंद्र सिंह जी ये प्रधान न्यायाधीश भी रहे थे। यानी 3 साल की कार्यकाल के लिए प्रधान न्यायाधीश होता है ना, जो उनका सबसे हेड होता है बाद में 15 न्यायाधीशों में, तो वो हमारे नगेंद्र सिंह जी प्रधान न्यायाधीश भी रह चुके हैं। वहीं वर्तमान में क्या कोई अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारतीय न्यायाधीश कार्य कर रहा है? तो बिल्कुल कर रहा है। कौन कर रहे हैं? तो डॉक्टर दलबीर सिंह भंडारी साहब है ना, दलबीर सिंह भंडारी साहब वर्तमान में भी न्यायाधीश के तौर पर कार्य कर रहे हैं। आगे चले, न्यास परिषद। न्यास परिषद भी संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग है, लेकिन अब ये इतनी प्रासंगिक नहीं रही है।
देखो इसके बारे में फिर भी जानना आवश्यक है थोड़ा बहुत। इसका मुख्यालय तो देखो न्यूयॉर्क में ही है ये सब। और क्या कार्य करती है, तो पहले क्या होता था, जैसे कोई क्षेत्र है वो संयुक्त राष्ट्र संघ के अधीन था, ठीक है, उस पर संयुक्त राष्ट्र संघ शासन देख रहा था कि वहाँ सामान्य स्थिति हो रहा है, मतलब एक तरीके से हेड संयुक्त राष्ट्र संघ था। अब 1994 में पलाऊ नाम का जो देश है ना वो आज़ाद हो गया। अब संयुक्त राष्ट्र संघ के पास ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसपे संयुक्त राष्ट्र संघ का शासन हो, है ना। तो अब इसकी प्रासंगिकता वैसे भी खत्म हो गई है। तो यह है न्यास परिषद और इसकी मतलब मुख्यालय न्यूयॉर्क में, ये याद रखना है, बाकी कुछ है नहीं। सचिवालय, अब ये महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मुख्यालय कहाँ पे सचिवालय का, तो जो कार्य होते हैं ना ज़्यादातर वो सचिवालय में ही होते हैं। कहाँ पे हो, सचिवालय में। तो सचिवालय का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। और इसके कितने सदस्य देश है, तो हम सबको पता है कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के 193 मेंबर कंट्रीज हैं। तो सचिवालय के मेंबर कंट्रीज कितने हो जाएंगे, 193। 193वां सदस्य कौन सा हो गया, दक्षिण सूडान हो गया, याद है आपको। और नए सदस्य को चुनाव महासभा द्वारा 2/3 बहुमत से संकल्प पारित करके किया जाता है। सचिवालय की कोई ब्रांच भी है क्या, हाँ है। कहाँ पे, जिनेवा में। हेडक्वार्टर कहाँ पे, न्यूयॉर्क में। ब्रांच कहाँ पे, जिनेवा में। अच्छा ठीक है। अच्छा, इसका जो सीईओ होता है, जो हेड होता है, कौन होता है सचिवालय का हेड होता है, वो होता है महासचिव। क्या कहते हैं, महासचिव कहते हैं। अच्छा ठीक है, महासचिव का हमने रटा है कि कौन महासचिव है। तो सबसे पहले महासचिव कौन थे, तो संयुक्त राष्ट्र संघ सचिवालय के पहले महासचिव थे ट्रिग्वे हेल्बेडन ली। क्या नाम है, ट्रिग्वे हेल्बेडन ली, या छोटे फॉर्म में कहे तो ट्रिग्वे ली। कौन है ट्रिग्वे ली, संयुक्त राष्ट्र सचिवालय के महासचिव, संयुक्त राष्ट्र सचिवालय के महासचिव है ट्रिग्वे ली साहब। ये 1946 से 1952 तक महासचिव के पद पे इन्होंने कार्य किया था। कब से कब तक, जब सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी तब से लेकर 1952 तक ये संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव रहे थे। अच्छा, ट्रिग्वे ली साहब थे कहाँ से, ट्रिग्वे ली साहब थे नॉर्वे से। कहाँ से थे ट्रिग्वे ली साहब, नॉर्वे से थे ट्रिग्वे ली साहब, ठीक है। लेकिन बड़ी बात देखो, इन्होंने 6 साल कार्य किया, लेकिन अपना कार्यकाल पूरे होने से पहले इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। यानी इनका टाइम पूरा हुआ ही नहीं था, इससे पहले इन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया था, ठीक है। अच्छा, इसके बाद महासचिव कौन बने, तो डेग हैमरशोल्ड बने। कौन बने, डेग हैमरशोल्ड। कौन बने, डेग हैमरशोल्ड। हैमरशोल्ड से याद रह जाएगा, अच्छा नाम है। उसके बाद यू थॉट, यानी तुम सोचो, हिंदी अनुवाद नहीं करना है, ये महासचिव का नाम है। यूथोट साहब बने। कौन बने, यूथोट साहब बने। फिर वाल्दहीम साहब बने। फिर जेवियन पेरेज साहब बने। फिर बुन्नस साहब बने। कौन बने, बुन्नस साहब बने। बाकी जो लेटेस्ट तीनों याद होंगे आपको। 7वें महासचिव थे कोफी अन्नान साहब। फिर बान की मून साहब आए, और अभी वर्तमान में एंटोनियो गुटेरेस साहब है, जो संयुक्त राष्ट्र सचिवालय के महासचिव है, या संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव है, यूं कह सकते हैं, ठीक है। तो कौन, देखो एग्जाम में सब प्रश्न आ सकता है कि निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव नहीं रहे हैं। तो बाकी तो विकल्प वो दे देंगे जिनमें महासचिव है, यानी इनमें से दे देंगे, और एक विकल्प अलग दे देंगे। तो हमें आइडेंटिफाई करना वो अलग वाला है ना। तो कौन कौन बने हैं एक बार देख लेते हैं, फिर हम कंफ्यूज नहीं होंगे उसमें। तो ट्रिग्वे ली तो पहले हो गए, फिर डेग हैमरशोल्ड हो गए, यूथोट हो गए, वाल्दहीम साहब हो गए, पेरेज हो गए, और बुन्नस साहब हो गए। और बाकी 3 तो आपको याद है ही वैसे ही, कोफी अन्नान, बान की मून और एंटोनियो गुटेरेस। कोफी अन्नान, बान की मून, एंटोनियो गुटेरेस, ठीक है ना। कोफी अन्नान, बान की मून और एंटोनियो गुटेरेस, और सबसे पहले ट्रिग्वे ली, और 6ठे नंबर पे बुन्नस। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो, बुन्नस, कोफी अन्नान, बान की मून और एंटोनियो गुटेरेस, ठीक है ना। आगे चले। अच्छा, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के सबसे महत्वपूर्ण अंगों को तो हमने देख लिया। तो इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण अंग है जो यूनाइटेड नेशन के विशिष्ट अभिकरण के तौर पे कार्य करते हैं। यानी जो उद्देश्य यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन लेके चला है, उनको उन्हीं उद्देश्यों में से किसी एक उद्देश्य को लेकर ये संस्थाएं चल रही है। तो वो कौन कौन सी महत्वपूर्ण संस्थाएं वो देख ले। अच्छा, आप कह रहे तो देख ही लेते हैं, है ना। पहला ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, और इसे हिंदी में क्या कहेंगे, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और कृषि संगठन। क्या नाम है, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और कृषि संगठन। देखो, खाद्य और कृषि से संबंधित ऑर्गेनाइजेशन का नाम है ना, ऐसे 2 ऑर्गेनाइजेशन होंगे, और दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा, रोम में होगा। रोम कहाँ है, इटली में। रोम इटली का बहुत ही खूबसूरत शहर है
है ना। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और कृषि संगठन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, रोम में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 16 अक्टूबर 1945 को अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना हुई थी। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना तो 24 अक्टूबर को हुई थी, लेकिन उससे 8 दिन पहले ही खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना रोम में हो गई थी। ठीक है ना। अगला चले यूनेस्को। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस में, है ना। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में है और इसकी स्थापना कब हुई थी, 4 नवंबर 1946 को। यूनेस्को की स्थापना कब हुई, याद रख नहीं पाते हैं, एटलीस्ट हमें साल तो याद रखना ही रखना है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन 1945 16 अक्टूबर, यूनेस्को 1946 नवंबर 1946। और इसके जो वर्तमान में प्रमुख है, जो हेड है वो कौन है, आंद्रे अजूले है, वो यूनेस्को के वर्तमान में हेड है। अच्छा ठीक है, अभी देखो कोरोना काल गया है और एक ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है। वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, वो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या नाम है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। यानी विश्व को महामारियों से बचाने का कार्य कौन करता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। विश्व में स्वास्थ्य को लेकर जो ऑर्गेनाइजेशन जागरूकता फैलाता है वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, वो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड में पड़ता है जो। और इसकी स्थापना 1948 को हुई थी, 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। तो हम स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं ना, अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं, 7 अप्रैल 1948। और 7 अप्रैल को क्यों मनाते हैं, क्योंकि इस दिन स्थापना हुई थी किसकी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। और इसके वर्तमान में प्रमुख कौन है, तो टेड्रोस अधानम साहब है ना, टेड्रोस अधानम साहब, वो WHO के वर्तमान में अध्यक्ष है। WHO के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, टेड्रोस अधानम साहब। ठीक है, आगे चले। आगे है IBRD, वर्ल्ड बैंक कह सकते हैं जिसे। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो हमें पता ही है वाशिंगटन DC में वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 27 दिसंबर 1945 को वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी। कब हुई थी, 27 दिसंबर 1945 को। और वर्तमान में इसके हेड कौन है, तो डेविड मल्पास साहब। कौन, डेविड मल्पास साहब इसके हेड है। अभी देखो एग्जाम से पहले एक बार फिर से देख लेना है ये हेड कौन है, क्योंकि करंट की न्यूज़ है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकती है, हमें सारे नहीं देखने, ये देखने की जो वर्तमान में जो डेवलपमेंट्स हुए हैं, परिवर्तन हुए हैं वो क्या है। तो 1-2 मॉडिफाई करने होंगे हमें, बाकी एग्जाम का अभी इतने ही 40 दिन बचे, तो ज़्यादा परिवर्तन होने वाला वैसे भी नहीं है ना। तो जो वर्ल्ड बैंक है और एक अपना IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इनको ब्रेटन वुड्स ट्विंस के नाम से जाना जाता है। यानी वर्ल्ड बैंक और IMF, इनको ब्रेटन वुड्स ट्विंस के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ब्रेटन वुड्स में एक समझौता हुआ था 1944 में, और उसी समझौते के परिणाम में वर्ल्ड बैंक और IMF अस्तित्व में आए थे। तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना 27 दिसंबर 1945 में हुई थी। वाशिंगटन DC में हेडक्वार्टर है, IMF का हेडक्वार्टर भी वाशिंगटन DC में ही है ना। और जो वर्ल्ड बैंक है उनके हेड कौन है, डेविड मल्पास साहब वर्ल्ड बैंक के वर्तमान में हेड है। कौन है, डेविड मल्पास साहब वर्ल्ड बैंक के वर्तमान में हेड है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के कुछ विशिष्ट अभिकरण देखते हैं, देखो और कौन कौन से। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, क्या नाम है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। कहाँ पे है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। और इसकी स्थापना 14 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब हुई थी, 14 दिसंबर 1946 को। और इसके हेड कौन है, गिलबर्ट होंगबो साहब है ना, वो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के हेड है। क्या नाम है, गिलबर्ट होंगबो साहब। और इस संस्थान को यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को, जो श्रम संगठन है, इसका 1969 में 1969 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था, 1969 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। फिर अगले ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। ये कुछ जल्दी जल्दी में कर रहे हैं, लेकिन आप इनको पॉज कर लेना है, उनको याद करना है। मैंने कंटेंट को मैंने को हटाएंगे क्योंकि ये कार्य हम कर रहे हैं। तो हमने इन ऑर्गेनाइजेशन को एक जगह सेट किया है। आप इसको पॉज कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसको आराम से याद कर सकते हो। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में है। कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 11 दिसंबर 1946 को यूनिसेफ की स्थापना हुई थी। कब हुई थी, 11 दिसंबर 1946 को। इसके प्रमुख कौन है, तो यूनिसेफ के प्रमुख है कैथरीन रसेल। यूनिसेफ को याद रखना है क्योंकि आप बाल विकास से संबंधित हैं, क्योंकि आप विद्यालय में पढ़ाएंगे तो आपको यूनिसेफ के बारे में जानकारी होना आवश्यक है ना। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में, स्थापना 11 दिसंबर 1946 को। और इसके प्रमुख कैथरीन रसेल साहब। रसेल तो याद ही रह जाएगा, मसल रसेल है। तो यूनिसेफ, ठीक है, उसके हेड है वो। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बताया था,
और ब्रेटन वुड्स ट्विंस में है एक, इसका हेडक्वार्टर भी वाशिंगटन डीसी में, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर भी वाशिंगटन डीसी में है। इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुई थी। इसके प्रमुख कौन है, एमडी कौन है, तो क्रिस्टीना जॉर्जिएवा मैडम है ना, क्रिस्टीना जॉर्जिएवा मैडम वो इसके एमडी है। लेकिन देखो इसकी डेप्यूटी एमडी कौन है, ये महत्वपूर्ण है। इसकी डेप्यूटी एमडी है गीता गोपीनाथन, यानी भारतीय मूल की है या भारतीय है गीता गोपीनाथन। वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की वाइस यानी डेप्यूटी एमडी है, ठीक है ना। आगे वाला ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। क्या है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। और इसका हेडक्वार्टर पूछते हैं ज़्यादातर, तो इसका हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या में है। और ये चीज़ें याद रखनी आवश्यक है क्योंकि वर्तमान में पर्यावरण को ध्यान देने वाली संस्था है, पर्यावरण को ध्यान देने वाला प्रोग्राम है। तो ये नैरोबी केन्या में इसका हेडक्वार्टर है और इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। कब हुई थी, 1972 में यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका नैरोबी केन्या में है और स्थापना 1972 में हुई थी। अब देखो एक सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे बगल में यूके है, हमारी ज़्यादातर जो परियोजनाएं हैं उनको फंडिंग कौन करता है, या तो वर्ल्ड बैंक करता है, ठीक है, या फिर एडीबी करता है ना। तो एडीबी के बारे में जानना तो आवश्यक है, हाँ बिल्कुल है। तो एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है। कहाँ पे है, मनीला फिलीपाइंस में हेडक्वार्टर है किसका, एडीबी का। स्थापना कब हुई थी, तो एडीबी की स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई। कब हुई, 19 दिसंबर 1966 में हुई। अच्छा ठीक है, तो इसके जो वर्तमान में हेड कौन है, जो प्रमुख कौन है, तो इसके प्रमुख है मसत्सुगु आसाकावा। मसत्सुगु आसाकावा साहब है, वो एशियन डेवलपमेंट बैंक के हेड है। और एशियन डेवलपमेंट बैंक के हेड ज़्यादातर जापानीज होते हैं, तो जो भी जापानीज नाम होगा वो एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेड होगा। तो वर्तमान में मसत्सुगु आसाकावा साहब है। कौन है, मसत्सुगु आसाकावा साहब। अच्छा, WTO ये भी महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर भी मनीला में, जिनेवा में ज़्यादातर हेडक्वार्टर देखो, है ना। तो WTO का हेडक्वार्टर जिनेवा में और इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 में। और WTO 1 जनवरी 1995 में आया। ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को कंट्रोल करता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मानकों को कंट्रोल करता है। तो इससे पहले GATT था, जो कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, वो सिर्फ रूल्स थे। उनकी जगह पर ऑर्गेनाइजेशन बना दिया गया, उसका नाम है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर जिनेवा में, स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। आगे कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो महत्वपूर्ण है हमारे, उनके हेडक्वार्टर्स देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे है। जैसे अंकटाड को देखते हैं, क्या अंकटाड को देखते हैं, तो उसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। IDA का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। IFC का हेडक्वार्टर भी वाशिंगटन डीसी में है ना। IAEA का हेडक्वार्टर वियना में है। कहाँ पे, वियना में। IAEA का हेडक्वार्टर है। UNDP का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। UNDP का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में है। और IFAD का हेडक्वार्टर रोम में है। IFAD का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, रोम में है। और WMO का हेडक्वार्टर कहाँ पे, जिनेवा में। और UNEP का हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या में, हमने पढ़ा ही था, ठीक है। अब देखो एक सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, UNHRC, ह्यूमन राइट्स काउंसिल यानी मानवाधिकार आयोग, है ना। तो इस एक्चुअली 1946 के अंदर ना एक एलेनोर रूजवेल्ट नाम की मैडम थी, उनकी अध्यक्षता में मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ, है ना। मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ, आपसे ये पूछे तो आप क्या कहोगे, 1946 में, है ना। किसके अध्यक्षता में, तो एलेनोर रूजवेल्ट, ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे ना, उनकी वाइफ थी, एलेनोर रूजवेल्ट इनका नाम था। और इन्होंने मानवाधिकार आयोग की जो गठन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी। फिर इन्होंने अपनी घोषणाएं बताई और उन्हीं घोषणाओं को जून 1948 में मानवाधिकारों की घोषणा माना गया, है ना। कब घोषणा किया गया, जून 1948 में मानवाधिकार की घोषणा की गई कि ये मानव अधिकार होने चाहिए, ठीक है, जो आवश्यक अधिकार है मानव अधिकार होने चाहिए। और फिर जून 1948 के बाद में जो 6वां महीना जून हो गया, फिर 12वां महीना कौन सा होगा, दिसंबर। तो 10 दिसंबर 1948 को उन मानवाधिकारों को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा भी अपना लिया गया। तो इसी दिन तो हम 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाते हैं ना, वो इसी कारण मनाते हैं क्योंकि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकारों को अपना लिया था, ठीक है। फिर एक देखो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है UNDP, इसकी स्थापना 22 नवंबर 1965 को हुई थी। UNDP की स्थापना कब हुई, 22 नवंबर 1965 को। कब, नवंबर का महीना, 1965 का साल, है ना। हेडक्वार्टर कहाँ पे UNDP का, तो UNDP का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में है। और UNDP के बारे में महत्वपूर्ण बात है, ये मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है। क्या जारी करता है, मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है। और
कब से कर रहा है यूएनडीपी मानव विकास रिपोर्ट को जारी? तो ये 1990 से यूएनडीपी मानव विकास रिपोर्ट को जारी कर रहा है। तो हमसे पूछ सकता है कि यूएनडीपी कब से मानव विकास रिपोर्ट को जारी कर सकता है, कर रहा है? तो 1990 से कर रहा है। आपसे पूछे मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो आपका आंसर क्या होगा कि यूएनडीपी है ना, वो मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है। और वर्तमान में कौन सी रिपोर्ट आई है? 21-22 की रिपोर्ट आई है। और अभी वर्तमान में जो रिपोर्ट आई है उसकी थीम क्या रखी गई है? तो देखो, अनिश्चित समय, अनसुलझा जीवन, परिवर्तन में दुनिया में हमारे भविष्य को आकार देना। यानी अभी अनिश्चित समय है, कोरोना काल की बात है। अनसुलझा जीवन, जीवन सुलझा हुआ नहीं है और अब परिवर्तन में जा रही दुनिया, तो हमारे भविष्य को इस समय में आकार देना, ये इसकी थीम है। किसकी थीम है? मानव विकास रिपोर्ट की थीम है। ठीक है, इसमें 4 संकेतकों का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना। वर्तमान में अगर भारत की बात करें तो भारत मानव विकास रिपोर्ट में कितने नंबर पे है? 132 नंबर पे है। और पहले नंबर पे कौन है? तो स्विट्जरलैंड है, वो पहले नंबर पे है। ठीक है, आज का ये चैप्टर हम यहीं क्लोज करते हैं। आशा है कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, टेलीग्राम चैनल उड़ान स्कूल LRE को ज्वाइन कर लें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हम आपके लिए इसी सीरीज में आगे इनके प्रश्न यानी संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित जो प्रश्न है उनका MCQ लेके आएंगे। ठीक है ना, 100 MCQs लेके आएंगे। तो जो चीज़ें इसमें छूट गई है ना, वो उसमें कवर हो जाएगी। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। बने रहो, पढ़ते रहो। थैंक यू।